द डिबेट में आपका स्वागत है। अगर हम भारत की आज़ादी की लड़ाई को देखें तो ये साफ पता चलता है कि इसका कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं था। इसे हम कह सकते हैं दो धाराओं की तरह देख सकते हैं। एक शांत चौड़ी नदी की तरह थी कांग्रेस का जन आंदोलन, जो धीरे धीरे सब्र के साथ पूरे देश को सींचती हुई आगे बढ़ रही थी। और दूसरी थी एक पहाड़ी झरने की तरह क्रांतिकारियों का संघर्ष, जो शोर मचाती, चट्टानों से टकराती और अचानक रास्ता बदल देती थी। तो आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे कि भारत को आज़ादी के मंजिल तक असल में कौन सी धारा ले गई। क्या ये गांधी के नेतृत्व में करोड़ों लोगों का अहिंसक आंदोलन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को धीरे धीरे खोखला कर दिया? मैं आज इसी पक्ष में बात करूंगी कि आज़ादी का सेहरा मुख्य रूप से इसी विशाल जन आंदोलन के सिर बंधना चाहिए। और मैं ये पक्ष रखूंगा कि वो पहाड़ी झरना यानी क्रांतिकारियों का बलिदान और उनकी सीधी कार्रवाई असल में वही वो ताकत थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत के दिल में खौफ पैदा किया। उनके बिना वो जो शांत नदी थी वो शायद समुंदर तक पहुंचने में दशकों और लगा देती। असली दबाव, जो असल प्रेशर था, वो क्रांतिकारियों ने ही बनाया, जिसने आज़ादी की प्रक्रिया को तेज किया। देखिए, मेरा मानना है कि स्वतंत्रता की जो जमीन है वो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही तैयार होनी शुरू हो गई थी। उस दौर के नेताओं के तरीके, जिन्हें हम प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट कहते हैं, मतलब प्रार्थना, याचिका, विरोध, वो आज हमें शायद धीमे लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार पूरे भारत के लोगों के लिए एक आवाज, एक मंच तैयार किया। और इसी मंच से औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेटस की मांग उठी। ये समझना जरूरी है कि उस वक्त ये एक बहुत बड़ी मांग थी। जब 1915 में गांधी जी भारत आए तो उन्होंने इस राजनीतिक चेतना को एक देशव्यापी आंदोलन में बदल दिया। असहयोग आंदोलन हो या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन्होंने करोड़ों आम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, औरतों को घर से निकालकर सड़क पर खड़ा कर दिया। तो ये एक मैराथन थी, 100 मीटर की दौड़ नहीं है, है ना? और इस मैराथन को सिर्फ और सिर्फ जनता की भागीदारी ने ही जिताया। यहां मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। आप जिसे जमीन तैयार करना कह रहे हैं, मैं उसे असरहीन राजनीति कहता हूं। 1905 में बंगाल का विभाजन इसका सबसे बड़ा सबूत है। अंग्रेजों ने लाखों याचिकाओं को रद्दी की टोकरी में फेंककर बंगाल को बांट दिया। तब लोगों को समझ आया कि ये हुकूमत सिर्फ विनम्रता की भाषा नहीं समझती, सही है ना? असली चिंगारी तो गरम दल के नेताओं लाल बाल पाल ने लगाई। जब तिलक ने गरज कर कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो वो कोई याचिका नहीं थी, वो एक खुली चुनौती थी। और एक बात पर गौर कीजिए, जब जब गांधी जी का आंदोलन धीमा पड़ा या रुका, जैसे चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तब तब क्रांतिकारियों ने ही मशाल को बुझने नहीं दिया। काकोरी की ट्रेन डकैती हो, सॉन्डर्स की हत्या हो या असेंबली में भगत सिंह का बम फेंकना, ये सिर्फ हिंसा की घटनाएं नहीं थीं। ये सोई हुई हुकूमत को जगाने और बहरे कानों को सुनाने के लिए किए गए धमाके थे। लेकिन उसके जवाब में जो स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ, उसकी असली ताकत उसकी जन भागीदारी ही तो थी, कुछ बम धमाके नहीं। लाखों लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार किया। ये सामूहिक प्रतिरोध था। मैं क्रांतिकारियों के साहस को सलाम करती हूँ, लेकिन उनके प्रयास अक्सर बिखरे हुए थे और कुछ इलाकों तक सीमित थे। इसकी तुलना में 1920 का असहयोग आंदोलन सोचिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहली बार पूरा देश एक साथ एक आवाज में बोल रहा था, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। इसने ब्रिटिश राज की प्रशासनिक और नैतिक दोनों तरह की नींव हिलाकर रख दी। एक मिनट, नैतिक नींव हिला दी? अंग्रेजों ने तो इसे बस एक कानून व्यवस्था की समस्या की तरह देखा और बल प्रयोग से दबा दिया। क्या ये कहना ज्यादा सही नहीं होगा कि इस आंदोलन ने भारतीयों को अपनी ताकत का एहसास कराया, न कि अंग्रेजों को उनकी कमजोरी का? और इसका अंत कैसे हुआ? एक छोटी सी हिंसक घटना, चौरी चौरा के नाम पर गांधी जी ने अचानक पूरे आंदोलन को रोक दिया। सोचिए उस युवा पर क्या गुजरी होगी जो सब कुछ दांव पर लगाकर सड़क पर उतरा था। एक राजनीतिक खालीपन, एक पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया। और इसी खालीपन को रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने भरा।
उन्होंने निराश युवाओं को एक नया रास्ता दिखाया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब मुख्य धारा की राजनीति खामोश हो गई, तब क्रांति की आवाज गूंज रही थी। मैं इसे शून्य नहीं बल्कि एक ठहराव मानती हूँ, जहाँ आंदोलन अपनी रणनीति पर फिर से विचार कर रहा था। हर बड़े आंदोलन में ऐसे मोड़ आते हैं, और इसी वैचारिक मंथन का नतीजा था कि आंदोलन और मजबूत लक्ष्य के साथ सामने आया, और वो लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। ये 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ही था, जिसने पहली बार संगठित रूप से पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये साइमन कमीशन के खिलाफ हुए देशव्यापी प्रदर्शनों जैसी घटनाओं से उपजी चेतना का एक तरह से नतीजा था। ये दिखाता है कि मुख्यधारा का आंदोलन ही देश की आकांक्षाओं को सही दिशा दे रहा था। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन क्या हम इसे दूसरे नजरिए से देख सकते हैं? क्या कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव उनकी अपनी वैचारिक प्रगति थी या फिर एक राजनीतिक मजबूरी? लाहौर अधिवेशन से ठीक पहले का माहौल याद कीजिए। 1928 में लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में शहादत हो चुकी थी। देश गुस्से में उबल रहा था। उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को मारा। फिर 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाना था। इन घटनाओं ने भगत सिंह को युवाओं का हीरो बना दिया। तो क्या कांग्रेस पर यह दबाव नहीं था कि अगर वो अब भी सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की बात करते रहेंगे तो वे युवाओं के बीच अपनी प्रासंगिकता खो देंगे? मुझे तो लगता है कि क्रांतिकारियों की गतिविधियों ने राजनीतिक एजेंडा तय कर दिया था, कांग्रेस ने बस उस पर मुहर लगाई। मैं इस तर्क में एक बड़ी खामी देखती हूँ। आप कुछ साहसी व्यक्तियों के कार्यों का श्रेय पूरे देश के राजनीतिक विकास को दे रहे हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार किसी एक क्रांतिकारी गुट ने नहीं, बल्कि पूरे देश ने मिलकर किया था। वो एक अहिंसक जन आंदोलन था। लाहौर अधिवेशन उस जन चेतना का शिखर था। लेकिन चलिए आखिरी और सबसे अहम दौर पर आते हैं, 1930 से 1947 तक। मैं मानती हूं कि भगत सिंह की शहादत का गहरा असर हुआ, लेकिन आज़ादी की आखिरी लड़ाई 1942 में लड़ी गई। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, ये करोड़ों लोगों का संकल्प था। लाखों लोग जेल गए, हजारों मारे गए। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को साफ साफ बता दिया कि अब भारत पर शासन करना नामुमकिन है। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से तोड़ दिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन ने राजनीतिक रूप से। सत्ता का हस्तांतरण इसी का सीधा नतीजा था, जो माउंटबेटन, नेहरू और जिन्ना के बीच बातचीत से हुआ। ये दशकों के जनसंघर्ष का परिणाम था, किसी सैन्य कार्रवाई का नहीं। आप एक बहुत बड़ी और शायद सबसे निर्णायक कड़ी को नजरअंदाज कर रही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का असर जरूर था, लेकिन अंग्रेज उसे भी लगभग कुचल चुके थे। असली डर उन्हें तब लगा जब उन्हें अपनी बंदूकें ही अपने खिलाफ होती दिखीं। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज यानी आईएनए ने जब दिल्ली चलो का नारा दिया, तो वो सिर्फ एक नारा नहीं था, वो ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सिपाहियों के लिए एक संदेश था। और इसका असर दिखा आईएनए ट्रायल्स के दौरान। जब अंग्रेजों ने आईएनए के सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया, तो जानते हैं क्या हुआ? पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो गया। कमाल की बात तो ये थी कि जवाहरलाल नेहरू और भूलाभाई देसाई जैसे कांग्रेसी नेता खुद काला कोट पहनकर उन सिपाहियों का केस लड़ने कोर्ट में उतरे जिन्हें अंग्रेज देशद्रोही कह रहे थे। अब देशद्रोही और देशभक्त की अंग्रेजों की परिभाषा भारत में कोई नहीं मान रहा था। ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी नैतिक हार थी। आईएनए का प्रतीकात्मक महत्व जरूर था, मैं इससे इनकार नहीं करती। उसने देश में जोश भरा, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आईएनए युद्ध हार गई थी। आज़ादी हमें बातचीत की मेज पर मिली, युद्ध के मैदान में नहीं। मेज पर बातचीत तभी होती है जब सामने वाले को कुर्सी के नीचे आग महसूस हो, और वो आग लगाई 1946 की नौसेना की बगावत ने। रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों ने जब बंबई में विद्रोह कर दिया, तो अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये उस साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत, उसकी सेना में विद्रोह था। उन्हें समझ आ गया कि जिन भारतीय सैनिकों के दम पर वे पूरी दुनिया पर राज करते थे, अब वे ही उन पर भरोसा करने लायक नहीं रहे।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने खुद बाद में माना था कि भारत छोड़ने का एक बड़ा कारण भारतीय सेना में बढ़ती अविश्वसनीयता थी। जब एक साम्राज्य अपनी सेना पर नियंत्रण खो देता है तो उसका खेल खत्म हो जाता है। ये सशस्त्र संघर्ष की विचारधारा का चरम था जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोकी। मैं मानती हूं कि नौसेना का विद्रोह एक अहम घटना थी, लेकिन क्या वो विद्रोह अचानक हवा में हो गया? उन नाविकों के मन में आज़ादी की जो भावना थी वो कहाँ से आई? वो दशकों से चल रहे गांधीवादी आंदोलनों, भारत छोड़ो के नारों और देश में पहले आज़ादी के माहौल का ही तो नतीजा थी। वो सिपाही पहले भारतीय थे, बाद में सैनिक। जन आंदोलन ने ही वो जमीन तैयार की जिस पर INA और नौसेना विद्रोह जैसी इमारतें खड़ी हो सकीं। आप नींव को नजरअंदाज करके सिर्फ इमारत की बात कर रही हैं। और आप उस चिंगारी को नजरअंदाज कर रही हैं जिसके बिना नींव पर रखी इमारत में कभी रोशनी नहीं होती। जन आंदोलन एक धारा थी, लेकिन क्रांतिकारियों का सशस्त्र संघर्ष वो ऊर्जा थी जो इस धारा को गति देती रही। उनके बलिदान ने बार बार देश को जगाया, अंग्रेजी हुकूमत में खौफ पैदा किया और ये संदेश दिया कि आज़ादी भीख में नहीं, कुर्बानियों से हासिल की जाती है। बिना इस क्रांतिकारी दबाव के बातचीत की मेज पर मिली आज़ादी शायद और कई साल दूर होती या उसका स्वरूप कुछ और ही होता। तो अंत में मेरे है ये साफ है कि भारत की आज़ादी एक सतत, व्यापक और धैर्यपूर्ण जन संघर्ष का नतीजा थी। इसने करोड़ों लोगों को जोड़ा और एक ऐसी राजनीतिक शक्ति बनाई जिसके सामने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को झुकना पड़ा। क्रांतिकारियों के बलिदान का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता की विशाल इमारत उस जन आंदोलन की नींव पर ही खड़ी है जिसने देश के हर गांव, हर शहर को छुआ। और मेरे लिए ये स्पष्ट है कि सिर्फ नींव से इमारत नहीं बनती। जन आंदोलन ने शरीर बनाया तो क्रांति ने उसमें आत्मा फूकी। क्रांतिकारियों के विस्फोटक कार्यों ने बार बार ब्रिटिश हुकूमत को झकझोरा और उन्हें यह एहसास दिलाया कि भारत को गुलाम बनाए रखने की कीमत अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। इन दोनों धाराओं के बिना आज़ादी का सपना अधूरा रहता। एक ने ताकत दी तो दूसरे ने रफ्तार। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, आज़ादी किसी एक सोच या तरीके से नहीं मिली। ये दो रास्ते जो अक्सर अलग अलग दिखते थे, असल में एक ही मंजिल की ओर जा रहे थे। स्रोत सामग्री में इन दोनों रास्तों के कई और दिलचस्प मोड़ और पड़ाव हैं जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारी आज़ादी की कहानी कितनी बहुआयामी और जटिल